हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। हम सेकंड चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन सेकंड चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स के रिलेटेड वो चैप्टर है, तो वो मैं सबसे लास्ट में आपको करवाऊँगा। ठीक है, वो पर्ट और सीपीएम के ऊपर है, तो उसमें काफ़ी मतलब न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आपका मेन जो इसमें पार्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो इंट्रोडक्शन के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, 6 लेक्चर मैं पहले इस पे पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लें, आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने से पहले। ये हमारा थर्ड चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीरियल नंबर के हिसाब से थर्ड है, वैसे हम सेकंड चैप्टर अपना पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और कंटेंट्स में लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फंक्शन एंड देयर करैक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है। खाली हम मीनिंग पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, स्पैन कंट्रोल क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जॉब डेफिनेशन क्या है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन से हम समझने की कोशिश करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल वर्किंग इन एनी सिस्टम शुड बी प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अरेंजमेंट है जो लोगों का, अब एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिज़नेस है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। हर आदमी को अपना रोल पता होना चाहिए, हर आदमी को पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, जैसे एक पीएन है, पीएन को पता है कि उसका क्या काम है, उसका काम जितने भी जैसे पानी पिलाना हो गया, जैसे कोई फ़ोटोस्टैट वगैरह, इस तरह के जो छोटे मोटे काम है वो पीएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएन को करना है। उसी तरह से अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। उस बिज़नेस का डायरेक्टर होगा, बॉस होगा, जो उसको पूरी तरह से मैनेज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो डायरेक्टर है वही मैनेज कर रहा, हो सकता है नीचे मैनेजिंग अथॉरिटी अलग हो। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं कॉलेज की। एक कॉलेज में सबसे ऊपर का जो हेड होता है दैट इज़ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर पूरे कॉलेज को कंट्रोल करता है। उसके आगे सब ब्रांचेस हैं, 8-10 ब्रांचेस हैं, उन हर एक ब्रांच का उसने एचओडी अपॉइंट किया हुआ है। एचओडी है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स होते हैं, तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का काम है टीचर से काम करवाना। ठीक है, तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज़ किया होता है पूरी तरह से पावर्स को, और हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। ठीक है, उसको अपनी पता है कि उसके पास क्या अथॉरिटी है, उसको पता है कि उसका बॉस कौन है, उसको पता है कि उसको किसको रिपोर्ट करना है, उसको पता है किससे ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, और उसको ये भी पता है कि उसके अंडर कौन है और उससे किसने ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्मूथ और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल वर्किंग इन एनी सिस्टम शुड बी प्रॉपर। किसी भी सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और पावर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए टू एनेबल देम टू वर्क टुगेदर, ताकि वो एक साथ काम कर सके इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ हार्मनी, में। दिस अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन एसोसिएशन इज जनरली अ वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। दिस अरेंजमेंट ऑफ ए ह्यूमन एसोसिएशन, ये जो लोगों की एसोसिएशन है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को इस जर्नली अ वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग एफिशिएंट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। तो ये जो अरेंजमेंट है ह्यूमन एसोसिएशन का, ये जर्नली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, जिसमें मैनेजिंग एफिशिएंट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसको मैनेज किया जाता है मैनेजिंग अथॉरिटीज़ द्वारा। ठीक है, वो लोगों द्वारा जिनके पास पावर है। जैसे प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है, डायरेक्टर हो गया कॉलेज का, ये मैनेजिंग अथॉरिटीज़ हैं जो पूरी तरह से इसको रन करती हैं, मैनेज करती हैं। ठीक है, हर आदमी को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती हैं, और हर आदमी अकाउंटेबल है अपने बॉस को, उनको पता है कि हमारा बॉस कौन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू डिफाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट द पावर
and the responsibility of every authority. Main objective of forming an organization, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इज़ टू डिफ़ाइन, वो क्या है, डिफ़ाइन करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफ एवरी अथॉरिटी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे पावर्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। देखो जिस आदमी को के पास पावर आती है उसके साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उसको पावर भी देनी पड़ेगी आपको उस पर्टिकुलर काम के लिए ऑफ एवरी अथॉरिटी, वर्किंग इन दैट सिस्टम फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन objective. Unless and until an employee is given the necessary authority to discharge his routine function, he cannot be held responsible for his work. Unless and until an employee, जब तक हम किसी एम्प्लॉय को नहीं देंगे द नेसेसरी अथॉरिटी, जब तक हम उसको अथॉरिटी नहीं देंगे टू डिस्चार्ज हिज रूटीन फंक्शन, ताकि वो काम कर सके, ठीक है, अपने जो रूटीन के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके, ही कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको नहीं पकड़ोगे, आप नहीं बोल सकते कि भाई ये कैसे हुई, क्योंकि आपने उसको पावर ही नहीं दी हुई फॉर हिज वर्क। एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी मीनिंगलेस, एक ऑर्गेनाइजेशन तब मीनिंगलेस हो जाती है, बेमतलब हो जाती है, इफ़ देयर इज़ नो गुड रिलेशनशिप, अगर एक अच्छा रिश्ता नहीं बना है बिटवीन द इंडिविजुअल्स के बीच में एंड द डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में। दिस चैप्टर डील्स विद द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करता है, उनके फंक्शंस के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रिंसिपल। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। द प्रॉपर अरेंजमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स के बीच में प्रॉपर अरेंजमेंट, और द ग्रुप्स, या फिर ग्रुप्स के बीच में विद इन द सेम कंपनी, एक सेम कंपनी में, सो दैट दे वर्क टुगेदर, ताकि वो एक साथ काम करें इन द परफेक्ट हारमनी में, एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह, टू अचीव कॉमन गोल इज टर्म्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रॉपर अरेंजमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी के, उनके बीच में एक प्रॉपर हारमोनी क्रिएट की जाए ताकि वो एक सिंगल यूनिट काम करे। ठीक है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें टू अचीव द कॉमन गोल, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, इसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी आप तक एप्पल पहुंचता है, एप्पल कंपनी का एक ब्रांड नेम है, उसके अंडर उस ब्रांड के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी। मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें डिज़ाइनर्स अलग होंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग होगी, उसकी एडवर्टाइजिंग टीम अलग होगी। तो हर आदमी या हर टीम जो है, हर ग्रुप अपना अपना रोल प्ले कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, और लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाया जा रहा है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझे, लोगों तक ये चीज़ों को आगे पहुंचाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन टीम है जो एप्पल के लिए काम कर रही है। डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आपके आगे रिटेलर्स हैं जो शॉपकीपर्स हैं, वहाँ तक ये चीज़ जो है पहुंचाने के लिए एक अलग से चेन भी काम कर रही होगी। तो ये सारे जो उसके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, इन सभी को मिला के हमारी बनती है, ये हमारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करते हैं। देयर शुड बी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोजेक्ट इंचार्ज, साइट इंजीनियर, फोरमैन एंड द वर्कर्स। एक प्रोजेक्ट इंचार्ज जो है उसके अंडर साइट इंजीनियर होंगे बहुत सारे, उनके बीच में रिलेशनशिप। साइट इंजीनियर किसके ऊपर है, फोरमैन के ऊपर है, फोरमैन के नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं। द कॉमन गोल ऑफ दीज पीपल इज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन हैंड to the utmost satisfaction of the owner at the minimum practical cost. The common goal, अब common goal क्या है इन लोगों का, is to complete the project, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना जो इनके हाथ में है, to the utmost satisfaction, अपनी utmost satisfaction तक, of the owner at the minimum practical cost, कम से कम practical cost तक। Thus proper and well built organization is the basis of success of every construction company. दस जो प्रॉपर है या वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इज़ द बेसिस
इज़ द बेसिस ऑफ द सक्सेस ऑफ एवरी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की जो बेसिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी अच्छी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। In such an organization, the responsibility and the authority of every individual should be well defined and fixed. ऐसी इन सच ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की, शुड बी वेल डिफाइंड। उसको अच्छे से आपको डिफाइन करना है और फिक्स करना है। पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है? अ वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। एक वेल बिल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इन पर्पसेस के लिए किया जाता है। टू डेवलप गुड एंड हारमोनियस रिलेशनशिप, अच्छा और हारमोनियस रिलेशनशिप बिल्टअप किया जा सके अमंग द एम्प्लॉयज़, सो दैट दे वर्क इन द कॉरिडियल एटमोसफियर विदाउट फ्रिक्शन, ताकि वो कॉरिडियल एटमोसफियर में काम कर सके बिना किसी फ्रिक्शन के। टू क्लियरली डिफाइंड एंड पब्लिश इन राइटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। टू क्लियरली डिफाइन कर सके एंड पब्लिश इन राइटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की डिफाइन एंड पब्लिश इन राइटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को पता हो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू एनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, ताकि हम इनकरेज कर सकें और मोटिवेट कर सकें एम्प्लॉयज़ को फॉर अचीविंग हायर एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी काम में की जा सके। टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ द वर्क, ठीक है, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो, ठीक है, काम में किसी तरह की भी बाधा ना आए। टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ एंड सर्विस कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज़ को बेटर सर्विस दी जा सके, ठीक है, सर्विस कंडीशन दी जा सके, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा सकें। टू स्टॉप लेबर माइग्रेशन एंड प्रिवेंट देयर अनरेस्ट, लेबर माइग्रेशन को रोकना और जो भी लेबर एक जगह से दूसरी जगह ना चले जाए, किसी और प्रोजेक्ट पे ना चला जाए, लेबर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। अगर लेबर को अच्छे से वेजेस नहीं मिल रही, टाइम पे वेजेस नहीं मिल रही और उनकी फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही, तो वो जो है वो स्विच कर जाएंगे किसी और कंपनी में। टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करना बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के बाद ऑफ द कंस्ट्रक्शन, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है पूरे भरपूर अच्छे तरीके से किसी रिसोर्स को यूज़ करना, यानी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से हर जो रिसोर्स आपने अचीव किया, परचेज़ किया है, उससे अच्छे से आप काम करवा सको, ठीक है, किसी तरह की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। टू अकोमोडेट राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, सही आदमी को सही जगह पे अकोमोडेट करना विद इन द कंपनी, सही कंपनी में। एंड टू प्रिपेयर हिम फॉर द कॉमन गोल, और उनको कॉमन गोल के लिए तैयार करना, दैट इज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट। दैट मीन्स कि प्रोजेक्ट को ख़त्म कर पाना सही एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर, इसमें हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया है और पर्पस पढ़ लिए हैं। अगले लेक्चर्स में जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।